जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जी अकेडमी में फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस बुक जो निकाला गया है कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर जो कि प्रदीप सर के द्वारा, जिसमें दोस्तों टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग टोटल आज का 16वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। रहा दोस्तों इसका PDF का सवाल, तो आप PDF दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1950 और 60 के दशक में पारद प्रदूषण जनित बीमारी मिनी माता से किस देश के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो यह दोस्तों जापान के लोग, देखिए 1950 और 60 के दशक में जो पारद प्रदूषण जनित बीमारी मिनी माता दोस्तों जापान देश के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। देखिए इसका दोस्तों लक्ष्य जो आपका होता है लक्षण की बात की जाए तो देखिए दोस्तों जो मिनी माता रोग का लक्षण है कि मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना, पक्षघात हो जाना, पागलपन हो जाना, ये सभी दोस्तों लक्षण इसमें शामिल हैं। देखिए 1953 ईस्वी में जापान के जो था कामाटा प्रांत कोक्यूस शहर में हुआ था और जापान के औद्योगिक कारखानों में जो मिथाइल मरकरी नामक हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट को इस रोग का दोस्तों प्रमुख कारण माना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान आपका। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत दोस्तों 16 दिसंबर 2005 को हुई थी। तो 16 दिसंबर 2005 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, जो बी बोल रहा है कि स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। इस दोस्तों यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, फिर केवल BPL और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, फिर था कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण कराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्ष 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो देखिए 1942 में एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर की खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। और यह दोस्तों इटालियन भौतिक विज्ञानी थे। इनकी जन्म की बात की जाए तो 29 सितंबर 1901 को इटली के रोम शहर में हुआ था और 1934 ईस्वी में न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा भारी तत्वों के नाभिक में तोड़ने की सफलता प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्होंने कृत्रिम रेडियो एक्टिविट पदार्थों की भी खोज की, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1938 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनरिको फर्मी को। नेक्स्ट है कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA यानी कि अमेरिका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध दोस्तों नौका दौड़ यानी कि दोस्तों बोट रेसिंग, नौका दौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौका खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। तो देखिए महाराष्ट्र से संबंधित दोस्तों जो लावनी नृत्य है, लावनी तमाशा, ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र की है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है कि सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है। तो यह दोस्तों देखिए सरहुल जो है यह झारखंड की जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत दोस्तों आपको 1958 ईस्वी से हुआ था, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन 10 का रहा दोस्तों कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात की जाए तो यह फील्ड अनुसंधान व अनुप्रयोग के क्षेत्र में इसका उल्लेखनीय योगदान को प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दियो दोस्तों कृषि क्षेत्र अनुसंधान और अनुप्रयोग में। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात है। तो देखिए राजतरंगिणी जो नामक पुस्तक था दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है
और राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता आपसे पूछेगा तो यह कल्हण की पुस्तक है, याद रखना है यह किसका है, तो कल्हण का। और जो कि दोस्तों लैंग्वेज पूछा है दोस्तों, यानी किस भाषा में इस पुस्तक का उल्लेख किया गया है, तो संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि महाकाव्य भारत में कितने अध्याय यानी कि दोस्तों पर्व थे। तो महाभारत में दोस्तों कुल 18 अध्याय थे, याद रखिएगा। महाभारत में कुल कितने थे, 18 अध्याय थे दोस्तों, जो कि भारत का यह प्रमुख धर्म शास्त्र है महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई थी। तो रौफ नृत्य जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का दोस्तों यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इस नृत्य का आयोजन फसलों की कटाई के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा यह दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोलता है कि गीता गोपीनाथ से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो गीता गोपीनाथ से संबंधित कथनों पर दोस्तों विचार करना है। तो पहला कथन है कि वह IMF में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय हैं, और बोलता है कि ये IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी, और इनका जन्म दोस्तों वर्ष 1971 में कोलकाता में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि तीनों कथन इसका सही है। तो आप सब पूछ रहा है कि दोस्तों कि कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो कच्छ के रण दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा जाना जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 16वीं समानांतर रेखा। देखिए 16वीं जो समानांतर रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कच्छ के रण में सीमा रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के उपनाम से आपको चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों यह मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो मेघनाथ देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो यक्षगान दोस्तों यह आपको कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में बिहार को किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो ऋग्वेद में बिहार का आपको बोला गया था किक्कर, बिहार राज्य जो है दोस्तों इसको बिहार जो शब्द था इसको किक्कर का प्रयोग किया गया है। फिर है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में जो दोस्तों सिख गुरु का जन्म हुआ था यह आपको गुरु गोविंद सिंह की जन्म दोस्तों यह पटना में हुआ था, जो कि सिख के दोस्तों 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन था यह याद रखिएगा बांकीपुर, जो कि पटना में पहले था दोस्तों बांकीपुर। तो यह बांकीपुर में हुआ था 28वां अधिवेशन की। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि बांकीपुर अधिवेशन जो 28वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता किसने किए थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है। तो यह दोस्तों 918 याद रखना है। बिहार में दोस्तों स्त्री पुरुष की जो लिंगानुपात है 918 है। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है। तो बिहार राज्य की जो राजकीय पशु है दोस्तों गौरैया है, जो कि घरेलू गौरैया दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, घरेलू गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति मैदान में दोस्तों, याद रखना है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। तो सीखो कमाओ योजना दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है शुरू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास कार्य का नींव रखी है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह अमृत भारत स्टेशन के तहत,
हाल ही में दोस्तों अमृत भारत स्टेशन के तहत 508 रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य का नींव रखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल वर्ष 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया है? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो कि दोस्तों वर्ष 2023 में यह तीसरा संस्करण मनाया गया है और यह दोस्तों आपको याद रखिएगा नागालैंड राज्य में मनाया गया है, नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30, बोलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको 21। टोटल दोस्तों देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों के नाम पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है? तो कार्यशील पूंजी के रूप में दोस्तों रुपये पैसों को माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 कहता है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ माह को छोड़कर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उस बेरोजगारी कब होता है दोस्तों? तो उस बेरोजगारी का हम लोग देखिए क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होता है दोस्तों कि जब लोगों के वर्ष के कुछ माह को छोड़कर रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर बोलता है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितना है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 2100 कैलोरी। देखिए भारत में जो शहरी क्षेत्र में बोला गया है दोस्तों प्रति व्यक्ति आवश्यक आपको ऊर्जा कितनी है, तो यह दोस्तों 2100 कैलोरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन दोस्तों 34 कह रहा है कि रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें दोस्तों याद रखिएगा किस मौसम में उगाई जाती है? तो यह दोस्तों आपको गर्मी के मौसम में, जो रबी की फसलें हैं या गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जो भी दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल या उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात की जाए तो यह दोस्तों याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता को शपथ दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पाते हैं कि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो देखिए यदि कोई भी ग्राम पंचायत विघटित होती है दोस्तों तो उसे 6 माह अवधि के भीतर ही चुनाव कराना आवश्यक होता है और यह चुनाव शेष बची अवधि के लिए कराया जाता है। और इसकी चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 6 में किया गया है, याद रखना है किसमें? तो अनुच्छेद 243 के 6 में। और इस पंचायत का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु की बात की जाए तो दोस्तों 21 वर्ष होती है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो देखिए दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी के तहत दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों जो देखिए अखबार की बात की जाए तो जो ऑप्शन ए दिया गया है केसरी, यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया है केसरी समाचार पत्र, और यह दोस्तों 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो ऐहोल प्रशस्ति का जो संबंध है यह चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है और इस प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कवि रवि कृति थे, कवि रवि कृति थे ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया है? तो मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर जो शासक किया है वह शुंग साम्राज्य किया है, शुंग शासन। इसका ट्रिक है कि मगध पर कौन कौन सा शासक किया है, तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा ये दोस्तों इसका ट्रिक है। लास्ट में आपका सातवाहन वंश हो गया, शुरू में आपको हर्यक वंश हो गया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो ट्रिक याद रखना है हसीन मशुकसा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो जो सलाल बांध है दोस्तों यह किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों, सलाल बांध का निर्माण जो है यह आपको चिनाब नदी पर करवाया गया है, याद रखना है। सलाल बांध कहाँ दोस्तों? तो इस बांध का निर्माण दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो उधमपुर जिला में किया गया है,
और इस बांध की ऊंचाई दोस्तों टोटल आपको बात की जाए तो 118 मीटर ऊंचाई है और इसका निर्माण सलाल परियोजना के तहत 1970 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाले जल संचयन विधि नहीं है। तो इसमें कौन सा दोस्तों जल संचयन विधि नहीं है। तो देखिए गुल या कुल पद्धति राजस्थान में प्रयोग की जाने वाली दोस्तों जल संचयन विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जबकि दोस्तों जोहर, खंडी व टंका जल संचयन विधि का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है कि धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग कितने के बराबर होता है। तो यह दोस्तों लगभग 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी दोस्तों लगभग कितने, तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और देखिए दोस्तों ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जब देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है जो 2 देशांतराओं के बीच की दूरी के दोस्तों गोरे कहा जाता है। जिसकी बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, तो गोरे कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। तो यह दोस्तों देखिए पृथ्वी के टोटल दोस्तों 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। और संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों स्थल क्षेत्र में 7 महाद्वीप को क्षेत्र में बांटा गया है। एशिया महाद्वीप, दूसरा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों यह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। पुरकिंजे के द्वारा वर्ष 1839 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। तो मालवा पठार की दोस्तों महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है, तो महानदी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है दोस्तों महानदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वल्नीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी। वल्नीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी, तो यह आपको चार्ल्स गुडइयर ने। तो ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा, चार्ल्स गुडइयर ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है। तो जैव पर्यावरण का दोस्तों यह प्रमुख घटक कौन सा नहीं है, तो जल नहीं है, याद रखना है, जल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो यह सबसे प्रचुर मात्रा में सेलुलोज है, याद रखना है। स्थलीय वातावरण में जो सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है वह सेलुलोज है, याद रखना है, सेलुलोज। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत जो प्रतिरोध का नियम का खोज दोस्तों जी.एस. ओम ने दिया है, जी.एस. ओम ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और इसे दोस्तों ओम का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में परिवाहित आवेश का परिणाम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आवेश बराबर होता है धारा इंटू धारा 1, यानी कि Q बराबर दोस्तों IT होता है। Q बराबर क्या होता है, तो I2। तो देखिए दोस्तों आपको एम्पियर दिया गया है आपको, यानी कि I धारा दिया गया है और टाइम दोस्तों 10 मिनट दिया गया है। तो टाइम को दोस्तों हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। देखिए Q बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखना है Q बराबर होता है आपका IT। तो I का मान दोस्तों 0.5 एम्पियर है और इंटू 10 मिनट में दोस्तों, मिनट में तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो टोटल कितना सेकंड है दोस्तों, तो 10 मिनट में दोस्तों 600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको गुना करने पर आपको 300 कूलम आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 300 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 300 कूलम। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात दोस्तों अंडाशय जो है यह फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना है अंडाशय फल में, बीजांड बीज में और पुकेंसर तथा वर्तिका दोस्तों झड़ जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 कह रहा है कि उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और जिब्रेलिन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा दोस्तों बी और सी, दोनों का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है।
तो ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को जो जमा करता है वह दोस्तों लीवर, यानी कि यकृत है दोस्तों, या मानव शरीर का जो यकृत अंग है इसमें ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बीज को परिभाषित किया जा सकता है। तो बीज को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो देखिए परिपक्व बीजांड से जो बीज को परिभाषित किया जा सकता है, यह परिपक्व बीजांड से दोस्तों, क्योंकि पादपों में निषेचन प्रक्रिया के बाद जो बीजांड का परिपक्व होता है जिसे बीज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से अधिक संवेग किसका होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण का, याद रखना है अल्फा कण का। नेक्स्ट है दोस्तों कि एल्काइन का सूत्र है। देखिए दोस्तों इसको याद रखना है आपको, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2 होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप देखिए फिर इस सूत्र में दोस्तों n बराबर अगर 3 यदि हम रखेंगे तो एल्काइन का दोस्तों हम लोग प्रोपाइन भी जानते हैं, एल्काइन का जो होता है प्रोपाइन, तो C3H4 इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा C3H4। ऐसे एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 60 है कि शुद्ध जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर चस का मान होता है। तो इसमें दोस्तों कितना मान होता है, तो यह याद रखना है 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो जल का मान होता है वह 7 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है। तो यह दोस्तों कहाँ में रहता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों मनुष्य के आंत में रहता है। जो टीनिया सोलियम है दोस्तों यह मनुष्य के आंत में रहता है, याद रखिएगा। जिसका दोस्तों प्राथमिक परपोषी मनुष्य एवं मध्यस्थ परपोषी सूअर होता है, और मनुष्य में यह आंत में पाया जाता है, और यह मनुष्य में TNCS रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद के वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद दोस्तों देखिए जो गेंद है वह आपको उसके हाथ में गिरेगी, किसमें, तो उसके हाथ में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इनमें से दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, तो 63 का आपका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सा इसमें नहीं है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पानी का दोस्तों भाप में बदलना, यह दोस्तों आपको भौतिक अभिक्रिया है। बाकी कागज़ को जलना दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, और कोयला का जलना भी दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक को रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल अपघटन कहते हैं, याद रखिएगा। जब जल के द्वारा कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन का दोस्तों जल अपघटन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्वेश्चन नंबर आपका 65 का रहा है कि निम्न अभिक्रिया में किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों जो अभिक्रिया है JnSO4 + 2NOH को बाद में इसको प्राप्त किया है दोस्तों कि JOOH2 + N2SO4। यह दोस्तों कौन सी मैंने प्रक्रिया अभी अभिक्रिया करके दोस्तों नया उत्पाद प्राप्त करता है, उस उत्पाद कौन सा प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस उपरोक्त अभिक्रिया में दोस्तों जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि सफ़ेदी जिलेटिन अवक्षेप उत्पाद प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, सफ़ेद जिलेटिनी अवक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा का दोस्तों डर्मेटोलॉजी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी। इसके तहत दोस्तों बाल, नाखून, त्वचा सभी इससे संबंधित रोगों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन 67 का रहा है कि योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है निद्रा रोग जो कि स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलता है। तो निद्रा जो रोग है दोस्तों यह याद रखिएगा सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोलता है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का दोस्तों जो अंतिम उत्पाद होता है यह पाइरुविक एसिड होता है, पाइरुविक एसिड। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प से उस ऊतक का पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़ है, साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं को प्रधानता वाली होती है। तो 70 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभ जयोतक, विभ जयोतक दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 बोल रहा है दोस्तों कि ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, देखिए ठोस में
या तो अनुदैर्ध्य या तो अनुप्रस्थ रंगों का संचरण होता है, क्योंकि दोस्तों पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है वह दोस्तों ठोस कहलाता है। जैसे दोस्तों बर्फ हो जाएगा, लोहे की छड़, टुकड़े, लकड़ी का टुकड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, या तो अनुदैर्ध्य या तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का आघूर्ण एसआई यूनिट है? न्यूटन मीटर किसका है? तो न्यूटन मीटर आपका बल आघूर्ण का जो है यह न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है कि एक बैरल जो कि यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 159 लीटर। एक मैट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक मैट्रिक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए में 736 वाट दिया गया है, यह आपको राइट हो जाएगा 736 वाट, क्योंकि एक मैट्रिक हॉर्स पावर में जो 75 केजी द्रव्यमान को 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर उठाने की आवश्यक होती है। और एक हॉर्स पावर की गैर एसआई इकाई जो है, गैर इसका एसआई इकाई है। और इस शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के जो इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन तत्व के टोटल आपको 4 समस्थानिक होते हैं, जिनमें से 3 समस्थानिक आपको कौन कौन सा है? तो 3 समस्थानिक देखिए, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। जबकि अन्य समस्थानिक जो कि हाइड्रोजन H4 यह अति स्थिर समस्थानिक है, जो कि प्रयोगशाला में यह बनाया जाता है। तो इसको आप 4 आंसर आप मार सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद से आपका फिर रीजनिंग और मैथ है, जिसमें लोग 75 क्वेश्चन टोटल जीएस को देख लिए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।